बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान रिज़वान अरशद और आप इस वक्त इस्लाम चैनल उर्दू पर प्रोग्राम देख रहे हैं सेहत है ज़िंदगी। सेहत है ज़िंदगी के इस प्रोग्राम में हमारा जो आज का सेगमेंट है वो है आस्क ए जीपी, और इस प्रोग्राम के अंदर आप अपनी टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए या फिर सोशल मीडिया के ऊपर छोड़े हुए सवालात के ज़रिए हमारे स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर जीपी साहबान से सवालात करते हैं और वो आपके जवाब देते हैं। और हमेशा की तरह आपके हर दिल अज़ीज़ जीपी डॉक्टर इमरान गौहर साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका इस प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमें फ़ीडबैक मिला है, लोग आपकी एडवाइस से माशाल्लाह बहुत हद तक मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और वो ये चाह रहे हैं कि आप इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतरी की तरफ लेकर जाएं और 2 की बजाय 4 प्रोग्राम करें महीने में, जो कि हमारे लिए इस वक्त नाज़रीन मुमकिन नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह हम उसकी तरफ भी जाएंगे। तो आज जो हम मौजू है, हमारा जो टॉपिक है वो ज़ाहिर है कोविड के साथ साथ और भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आप डॉक्टर साहब से फ़ोन पर बात कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन है सेहत के हवाले से तो आप डॉक्टर इमरान गौहर से पूछ सकते हैं। हमारी टेलीविज़न स्क्रीन जो है उसके ऊपर टेलीफोन नंबर आ रहा है और आप वहां पर टेलीफोन कॉल कर सकते हैं। और सेहत के हवाले से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि आप सवाल जो है वो बिल्कुल मुख्तसर और जामे अंदाज में करें और कोशिश करें कि आप सेहत के अलावा किसी और टॉपिक को ना छेड़ें। और अगर आपके पास टेलीफोन की सहूलत जो है वो मैसर ना हो और आप प्रोग्राम को फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं इस वक्त, और आप फेसबुक के ज़रिए भी हमें क्वेश्चन कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जो कोविड की सिचुएशन है वो काफ़ी हद तक तब्दील हुई है। पहले तो मैं चाहूँगा कि नाजरीन को हम जो स्टेटिस्टिक्स हैं उस हवाले से आगाह कर दें, और फिर कोविड की सिम्टम से मिलता जुलता सवाल है लेकिन वो मैं इसके बाद करूँगा कि इस वक्त आप यूके के अंदर जो कोविड की सिचुएशन है करंट, उस हवाले से हमारे नाजरीन को आगाह करेंगे वो क्या है और किस तरह से सिस्टम चल रहा है इस वक्त। थैंक यू रिजवान। देखें, कोविड की जो इस वक्त सिचुएशन है वो काफ़ी हद तक स्टेबल कह सकते हैं। थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है पॉजिटिविटी इन द रेट्स, बट डेथ रेट्स वगैरह तो काफ़ी स्टेबल है। लेकिन हाँ, काफ़ी लोग इस वक्त पॉजिटिव आ रहे हैं पीसीआर में। बात वही है कि इस वक्त जो सबसे बड़ी अलार्मिंग और एक समथिंग टू कीप एन आई ऑन इसके ट्रैवलिंग वगैरह की रिस्ट्रिक्शंस जो है वो ख़त्म हो रही हैं, और उसके बाद जो क्वारंटीन वगैरह का सिलसिला है वो ख़त्म हो रहा है। और अब मुझे नहीं खबर कि किस तरह से इस चीज़ का इम्पैक्ट होगा रेट्स की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ। लेकिन बहरहाल हालात जो हैं, और दूसरी सबसे बड़ी अलार्मिंग चीज़ है वो ये है कि विंटर आ रहा है, और विंटर में किस तरह चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वैक्सीनेशन का जो रुझान है वो बहुत बढ़ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, बल्कि अब तो हम बूस्टर की वैक्सीनेशन की भी तैयारियों में लगे हुए हैं। हाई रिस्क पेशेंट्स जो हैं या एल्डरली पेशेंट्स जो हैं उनके लिए बूस्टर डोजेज का भी इंतज़ाम कर रहे हैं। इसके साथ साथ फ्लू जैब का भी सीज़न शुरू हो चुका है और बहुत सी जगहों फ्लू जैब्स भी दिए जा रहे हैं, और बड़े ज़ोर शोर के साथ आने वाले कुछ महीनों में ये भी जारी रहेगा यूके में। सही। तो बट बात वही है कि आने वाला वक्त, क्योंकि ये पहला विंटर है आफ्टर वैक्सीनेशन, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग टाइम, टेस्टिंग टाइम। और ख़ास के मैं समझता हूँ कि जिन लोगों को कोल्ड, कॉफ और फ्लू टाइप के सिम्टम हैं उनको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, मैं इसी की तरफ आना चाह रहा था क्योंकि आपने बताया कि ज़ाहिर अभी विंटर शुरू हो रहा है और हमेशा की तरह यूके के अंदर फ्लू जैब का भी सिलसिला शुरू होता है, और कफ एंड कोल्ड भी उसकी भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा केसेस आपके पास आए हैं, आप डिस्कस भी कर रहे थे। लेकिन जो उसकी सिम्टम्स हैं वो तकरीबन कोविड की सिम्टम से मिलती जुलती हैं, तो फिर इन दोनों के दरमियान फ़र्क कैसे मुमकिन होगा? क्योंकि जो पैनिक था गुज़श्ता बरस जब ये वायरस जो है वो शुरू हुआ, तो लोग अगर खांसते भी थे तो दूसरा बंदा कहता था कि इसको कोविड है। बिल्कुल। और अभी समहाउ पैनिक तो कम हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एंटी वैक्सीनेशन है, वो लगवाना ही नहीं चाह रहे। बहुत सारी गवर्नमेंट की तजावीज़ के बावजूद भी और सारी प्रिकॉशंस के बावजूद भी वो नहीं लगवाना चाह रहे। लेकिन अगर किसी को कोल्ड है, कफ़ है, तो उसकी भी सिम्टम्स आलमोस्ट सेम है। तो ये किस तरह फिर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि इसको कोविड नहीं है बल्कि इसको कोल्ड एंड कफ़ की शिकायत है? बहुत बहुत अच्छा और रेलेवेंट क्वेश्चन है इस वक्त रिजवान, ये आपने जो किया। बेसिकली लोगों को इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो आ रहा है कि हम विंटर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। कॉफ एंड कोल्ड के साथ साथ बहुत सारे दूसरे वायरसेस भी जो है ना वो इन्वायरमेंट में हैं, और
कम्युनिटीज़ में गर्दिश कर रहे हैं। उसमें एक जो सिम्टम है वो है रनी नोज़, सोर थ्रोट, कॉफ का होना, और काफ़ी सिमिलर सिम्टम्स हैं जो कि कोविड के होते हैं उससे, लेकिन वो कोविड नहीं है। बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है, लेकिन मैं हमेशा एक बात लोगों को मशवरा देता हूँ कि एहतियातन अगर आपको ये तमाम सिम्टम्स आ रहे हैं तो अपने जीपी से रुजू करें। ये देखें कि आपके इर्द गिर्द किसी को तो कोविड नहीं है। अब ज़ाहिर है कोविड को हम 2 साल से झेल रहे हैं, तो लोगों को काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन तो है कि इसकी जब अगर किसी को हो तो क्या किया जाए। अगर लेटरल फ्लो टेस्ट घर में है तो वो कर लें, अगर वो नहीं है तो पीसीआर कर लें, और फिर अपने जीपी से ज़रूर बात कर लें एक दफ़ा फ़ोन पे कि भाई ये मुझे सिम्टम्स है। वो अपना आपको मशवरा दे देगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको फिर भी इसमें कोई ना कोई आप मशवरा लेना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि उनके पास क्या क्वेश्चन है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या मैं डॉक्टर साहब से बात कर सकती हूँ? जी डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं, आप क्वेश्चन कीजिए। डॉक्टर साहब से मेरा ये क्वेश्चन है कि मुझे डिवाइटी डिजीज, पता नहीं मैं सही नाम ले रही हूँ या नहीं, वो भी है और मेरा फैटी लिवर भी है। ये दोनों, मुझे बहुत दर्द बहुत होता है पेट में, लेफ्ट साइड भी होता है और राइट साइड भी होता है। पेट में तो मैंने स्कैन भी करवाया है डिवाइटी डिजीज का, वो भी स्कैन भी करवाया है और फैटी लिवर का भी करवाया है। तो फिर डॉक्टर ने मुझे बस इतना ही फैटी लिवर का कराया, वो इतना ही मुझे बताया उन्होंने कि इस पर थोड़ा सी चर्बी है तो बस ये ऑयली चीजें ये छोड़ दो, बस ये बताया। फिर मुझे स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास नहीं भेजा, और जो डिवाइटी डिजीज है वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास भेजा था, लेकिन उस पर कोरोना था, तो फोन पर उन्होंने कहा है सारी ग्रीनी सारी सब्जी छोड़ दो और सारी दालें छोड़ दो, बस ये कहकर फोन बंद कर दिया। अब मुझे बहुत उल्टियां भी बार बार होती हैं और मुझे तकलीफ भी बहुत ज्यादा है। आपका कैमरा चेक हुआ था? कैमरा चेक हुआ नहीं वो नहीं हुआ। ठीक ठीक मैं आपको चलिए डॉक्टर साहब आपको इस हवाले से एडवाइस करते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी हाँ। तो सॉरी मैं आपका नाम पूछना भूल गया। डायबिटिकुलर डिजीज़ और फैटी लिवर बेसिकली इट्स फैट डिपॉजिट्स ऑन द लिवर, और इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा वजूहात हैं, लेकिन जो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीज़न है वो ओवरवेट होना है। ठीक है, आप ओवरवेट होते हैं जिसकी वजह से फैटी लिवर हो जाता है, और ये स्कैन वगैरह में पता चलता है। इसके अलावा अगर फैटी लिवर है तो ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं कि कोई और लिवर का प्रॉब्लम तो नहीं है। ज़्यादातर एशियन कम्युनिटी में फैटी लिवर ज़ाहिर है अल्कोहल वगैरह का कम रुझान होता है, ख़ास के ख़वातीन में, तो इसकी वजूहात ओवरवेट ही होता है, और इसके लिए वेट रिडक्शन एंड लाइफस्टाइल चेंजेस ही एडवाइस की जाती हैं। दूसरी चीज़ आपने बताई डायबिटिकुलर डिजीज़ आपकी डायग्नोज हुई थी। मैं थोड़ा सा ये इसमें मुझे है कि आपका कोई कैमरा चेक नहीं हुआ। आई डोंट नो कैसे उन्होंने डायग्नोज किया, मे भी हो सकता है सिम्टम्स की सूरत में ही डायग्नोसिस किया। शायद आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए, और हो सकता है आपको रेफरल की ज़रूरत है ताकि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सकें। ज़ाहिर अब इन्वेस्टिगेशन तो खुल गई हैं, तो वो आपको मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करके प्रॉपरली हो सकता है कैमरा चेक की ज़रूरत पड़े, अपर जीआई, अपर एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी वगैरह हो सकती है अब तो खैर। तो आप वो मेरे ख्याल में दोबारा से अपने डॉक्टर से बात करें, और आई थिंक यू नीड फर्दर इन्वेस्टिगेशन। जैसे कि आपने बोला आपके दर्द मज़ीद बढ़ गया है, तो हो सकता है आपके जीपी ने जब कोविड का सीज़न पीक था तो उसने क्लिनिकल आपकी सिम्टम्स और हिस्ट्री की सूरत में एक डायग्नोसिस बना के उसको आपको एडवाइस की, लेकिन ज़ाहिर है इन्वेस्टिगेशन करना भी ज़रूरी होता है। तो अगर मसला मज़ीद बढ़ चुका है तो आप अपने डॉक्टर से रुजू करें और रेफरल करा लें, और मज़ीद इन्वेस्टिगेशन मेरे ख्याल में इस वक्त ज़रूरी होगी। राइट, होपफुली कि उनको इस अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब मैं आपसे मेरे पास सवालात हो रहे हैं, लेकिन एक जनरल सा क्वेश्चन है मेडिकल हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं किसी भी पेशेंट का कोई भी जब क्वेश्चन आता है तो हम मेडिकल हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। जब आप जीपी के साथ अपनी कोई प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे होते हैं तो वो नोट्स भी ले रहा होता है आपके कि आपको किस तरह के प्रॉब्लम हैं, क्या चीज़ है, कोई भी आपकी डिजीज़ है, तो पेशेंट के लिए ये पॉसिबल है एक्सेस करना कि जब वो मेडिकल हिस्ट्री अगर रिक्वायर्ड करना चाहे अपने जीपी से, अपनी सर्जरी से, तो वो उनसे ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी मुझे वो नोट्स भी चाहिए जो आपने दिए हैं, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि मैंने फ़र्ज़ करें 2 साल पहले मेरी क्या कंडीशन थी और मैंने क्या क्या बात आपके साथ की थी। ये प्रैक्टिकली मुमकिन होता है, या फिर जो आप मेडिकल आप हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें यही होता है कि ये प्रॉब्लम थी, इसकी ये हमने जो है ना उस वक्त डायग्नोज किया था और इसको फिर ये मेडिकेशन दे दी थी।
बिल्कुल रिजवान, ये पेशेंट्स का राइट है कि वो अपने नोट्स, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने डॉक्टर से ले सकें, और उसके लिए ज़ाहिर है तरीक़ाकार है उसका एक, सही लेकिन बिल्कुल अपने नोट्स या अपनी जो भी क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन है उसके लिए वो लिख सकते हैं अपनी जीपी सर्जरी को, और वो नोट्स की जो है कॉपी या जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, बाज़ जगह ऑनलाइन भी आप एक्सेस कर सकते हैं, सही। और तो बिल्कुल अब तो ये बिल्कुल राइट, क्योंकि इसमें हाँ, हमारी तो ये कोशिश होती है कि जब कोई पेशेंट यहाँ पर आपसे एडवाइस लेता है तो अमूमी तौर पर कुछ लोगों के पास उनकी मेडिकल हिस्ट्री होती है, वो बात करते हैं, तो फिर आपके लिए भी ये आसानी हो जाती है कि पास्ट में उसके साथ क्या क्या चीज़ें मुंसलिक रही हैं, बिल्कुल। और ताकि फिर और इस तरह मैं अपने नाजरीन को भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी के पास अगर अपनी मेडिकल हिस्ट्री हो तो वो फिर डॉक्टर साहब के लिए मज़ीद आसानी हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बड़ा कॉमन इशू जो है वो डिस्कस होता रहा है, और वो बड़ा जो है ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से है कि उनका यूरिन का जो प्रॉब्लम है जी हाँ। वो काफ़ी ज़्यादा दिखने में आ रहा है आजकल, और पहले भी है रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा जो हो रहा है, तो इसकी बुनियादी क्या वजह होती है कि क्यों उनको इस तरह के मसाइल का ज़्यादा सामना करना पड़ता है? बिल्कुल रिजवान, आई थिंक ये चीज़ हमारे सोशल मीडिया पे भी काफ़ी पूछी गई, और दूसरी चीज़ ये कि हम ये पहले भी हमारे पास काफ़ी सारे सवालात आ चुके। देखें, ख़वातीन में यूरिन का इन्फेक्शन इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, और उस इन्फेक्शन की बहुत सारी कॉमन वजह है। मैं कॉमन और आसान वजहों से मुख्तलिफ मुश्किल वजहों में जाऊँगा। सबसे आसान और जो सबसे सिंपल रीज़न होती है उसकी, वो है डिहाइड्रेशन। लोग पानी कम पीते हैं, ज़रा जब आप कम पानी पिएंगे, हाइड्रेट कम होंगे, तो पेशाब कम आता है, और जो ख़वातीन में है वो यूरिन इन्फेक्शन बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि जो बैक्टीरियाज़ हैं वो आपकी इवन आपकी स्किन से दे कैन क्रोल इन और एंड दे कैन रीच टू योर ब्लैडर, और उसके बाद दे कैन कॉज इन्फेक्शन। सो इसके लिए सबसे सिंपल एक जो सिंपल तरीका है वो ये है कि आप पानी अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी इनफ पिएं, ताकि अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई बग आपको असेंडिंगली ऊपर जा भी रहा है तो वो फ्लश आउट हो जाए आपके जिस्म से। इसके अलावा हाइजीन का ख्याल रखना, इसके अलावा अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आपको कोई सिम्टम्स इस तरह के हो रहे हैं तो उस वक्त कम से कम पानी जो है वो ज़्यादा पीना शुरू कर दें। मैं बाज़ दफ़ा अगर आपको बर्निंग सेंसेशन हो रही है पेशाब करने में या पेशाब के बाद, तो उसमें आप पानी ज़्यादा पिएँ, 2-2, 3-3 लीटर पानी अगर पीना शुरू कर दें तो बहुत सारे जो यूरिन के प्रॉब्लम्स हैं वो उससे सॉर्ट आउट हो जाते हैं। इसके अलावा क्रैनबेरी जूस आप ले सकते हैं, आप साशेज़ मिलते हैं ओवर द काउंटर, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में पहली जो ट्राई होनी चाहिए वो नेचुरल और बग़ैर किसी एंटीबायोटिक की होनी चाहिए। हाँ, अगर आप उसमें फ़ेल हो जाएं तो आप अपने जीपी से रुजू कर सकते हैं, अपनी नर्स को इवन आप यूरिन का सैंपल भेज सकते हैं। हम बड़ा आसान सा टेस्ट है, डिपस्टिक करके आप सर्जरी में चेक कर लेते हैं। और अगर फ़र्ज़ कीजिए कि इन्फेक्शन आता है, मैं ख़वातीन की बात कर रहा हूँ, तो उनको ट्रीट किया जाता है। ज़ाहिर है हम इस वक्त बहुत एक सिंपल और द कॉमन कॉज ऑफ यूरिन इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, हम किसी कॉम्प्लिकेटेड या रिकरेंट इन्फेक्शन की बात नहीं कर रहे, और ज़्यादातर लोगों को सिंपल यूरिन इन्फेक्शन ही होता है ख़वातीन की बात जहाँ तक है। तो उसके लिए लाइफस्टाइल चेंज, थोड़ा सा हाइड्रेशन का ख्याल रखा जाए तो बहुत सारे यूरिन इन्फेक्शन से जो है वो बचा जा सकता है। राइट। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि आप इस वक्त हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर जो है वो कॉल बैनर देख सकते हैं, और बराह रास्त आप इस प्रोग्राम को इस्लाम चैनल उर्दू पर देख रहे हैं। तो आपके जहन में सेहत के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप टेलीफोन कॉल करके डॉक्टर साहब से ये क्वेश्चन कोई भी सेहत के हवाले से हो वो कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी मेरी एक मुलाकात हुई है एक शख्स से, वो अभी 50+ हैं, उनको ब्रीथिंग का इशू हुआ है, लेकिन वो जब हॉस्पिटल के अंदर गए हैं उनके ब्लड टेस्ट वगैरह हुए हैं, लेकिन उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं आई कि जिससे हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा हो। वो थोड़े ओवरवेटेड तो हैं। तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स की काज क्या हो सकती हैं? मतलब हार्ट के अलावा क्या इंसानी अज़ा जो हैं वो भी इसका मूजब बन सकते हैं? किसी अज़ा का कम हो जाना या उसका ख़त्म हो जाना, या फिर जो उसके इर्द गिर्द का जो माहौल है, जिस माहौल के अंदर वो रह रहा है या वो काम कर रहा है, तो वो भी आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम जो है उसका बायस बन सकती हैं। देखिए रिजवान, ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो है ना, ये तो बहुत बड़ा डिटेल सब्जेक्ट है सही। और इसको मैं कॉमन इसमें 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगा कि एक ब्रीदिंग प्रॉब्लम है जो कि एक ग्रेजुअल तरीके से किसी को होता है, यानी कि आहिस्ते आहिस्ते उसको लग रहा है कि मेरी ब्रीदिंग ख़राब हो रही है और एक होता है कि अचानक आप जो है वो बिल्कुल ठीक थे और आपको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम शुरू हो गया।
तो इस तरह अगर हम 2 में डिवाइड करें तो थोड़ा सा आसानी होगी समझने में। सही। तो सबसे पहले तो मैं अचानक ब्रीदिंग प्रॉब्लम की बात करूँगा, क्योंकि वो ज़ाहिर है ज़्यादातर जो प्रॉब्लम अचानक होते हैं वो इमरजेंसी होती है, और लोगों को, आपको पता है हमारा प्रोग्राम जो है वो लोगों को एक हिदायत और एक मशवरा देने का भी होता है ताकि वो बड़ी मुसीबत से बच सकें। राइट डॉक्टर साहब, इस बात को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि वो क्या क्वेश्चन आपसे करना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप डॉक्टर साहब को अपना नाम और एज बता दीजिए और जो भी आपका क्वेश्चन है डॉक्टर साहब को बताइए। डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद खलील है, तो मेरी एज 60। मैं पूछा, मेरे गौर से बात सुननी, सर गौर से उसका जवाब देना। जी जो जी ब्लड होता है CRP जी जी। और ESR, ये हाई होए, ये क्या ब्लड क्या होता है? ये हाई होए तो इससे क्या होता है? क्या इसका सभी बताना है, ब्लड होता क्या है, तो इसका हाई हो तो इसमें क्या होता है? और आप मतलब आप इस दैट्स ऑल यू वांट टू नो? आपकी अपनी हिस्ट्री आप कुछ नहीं बताएंगे कि क्या किस सिलसिले में आपको परेशानी है इसकी? इसकी परेशानी यही है ना, समझ नहीं लगता है ब्लड क्या होता है। ये नहीं, ये दोनों चीज़ों के हाई होने की तो बहुत सारी वजूहात हैं। अगर आप अपने हिस्ट्री बताएंगे तो मैं उससे रेलेवेंट आपको जवाब दूंगा, वरना तो इसके हाई होने की सबसे अहम वजह तो इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होती है, कहीं भी हो रही हो। अब वो कोई भी इन्फेक्शन हो, आपको जोड़ों में दर्द हो रहा है उससे भी हाई हो जाता है, तो डिपेंड करता है आपको क्या। फ्रैक्शन डेफलेमेशन होती है जी, फ्रैक्शन डेफलेमेशन बॉडी में होती है। चेस्ट में, छाती में आपको होती है तकलीफ? ना तकलीफ तो हुई थी ना, पहले हुई थी इससे, वो जो जब हो गया था ना हाई, इससे वो जो हेड में वो विजन पर फर्क पड़ा था आपको। अच्छा ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। चले आपको डॉक्टर साहब एडवाइस करते हैं। जी डॉक्टर साहब हमारे साथ और कॉलर मौजूद हैं, हम उनसे भी क्वेश्चन लेते हैं कि वो आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जो नेक्स्ट कॉलर है हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल उनसे अभी रब्ता नहीं हो रहा, तो उससे अगले जो कॉलर हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिजवान बेटा, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह आंटी, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। आप आ ही गए आखिर। वो डॉक्टर साहब आपको बड़ा मिस कर रहे थे। जी वो बस हमने कहा हम भी 1 महीना छुट्टियां कर लें। तो और क्या हाल है आपके? ठीक है, सेहत ठीक है मैं आपकी? ठीक हूँ। तो देख ले आज खुश है, कितना खुश है। पर संजीदा होकर प्रोग्राम देते रहे ये। बस उनके कंपेनियन नहीं थे ना इधर साथ। हाँ, और दूसरी बात है डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम गुलशन, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ। आज तो बड़े स्मार्ट आप लग रहे हैं, बड़े माशाल्लाह। थैंक यू तो वेरी मच। आपका प्रोग्राम आता तो ऐसा लगता है आज ईद है। ओह थैंक यू वेरी मच गुलशन, थैंक यू वेरी मच, हाँ, थैंक बस मैं आपको मिस करती हूँ जब आप लोग नहीं आते। तो मतलब आपका प्रोग्राम बड़ा मुफीद होता है। अच्छा, मैंने आपको बताया अभी फिर दोबारा मुझे चेस्ट इन्फेक्शन हो गया था। अच्छा। और 2 दफा एंटीबायोटिक भी लेनी पड़ी, लेकिन मेरा जो अब बेहतर है काफी, लेकिन गला खुश्क हो जाता है। अच्छा, आपको ये एंटीबायोटिक की वजह से भी अक्सर हो जाता है गुलशन कि आपके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, अगर आप मुसलसल एंटीबायोटिक लें तो पेट ख़राब होना या मुंह का खुश्क हो जाना, ये अक्सर साइड इफ़ेक्ट की भी एक बेसिकली एक होता है, एंटीबायोटिक का साइड इफ़ेक्ट भी होता है। तो आपने इतनी ज़्यादा 2-2, 3-3 अगर कोर्स कर रही हैं तो हो सकता है उसकी वजह से हो गया हो। तो इसमें फिक्र, अगर शॉर्ट टर्म हुआ है, अभी सिर्फ अभी तबीयत ख़राब होने के बाद हुआ है तो कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह ताला वंस यू रिकवर इट शुड गेट बेटर। जी 2 हफ्ते से एंटीबायोटिक ली है, 2 दफा लेनी पड़ी है, क्योंकि अब वैसे ठीक है, लेकिन ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, आहिस्ते आहिस्ते बेहतर हो जाता है। अगर साइड इफेक्ट है तो आहिस्ते आहिस्ते ग्रेजुअली ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैंने एक और बात पूछनी थी कि ये जो नाक, कान और नाक में तेल डालते, इसकी क्या वजह है? नाक मैं में वैसे इस्तेमाल करती हूँ, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि इसका ये किस लिए डालते, कि इसका क्या फायदा है? तो नाक में तो तेल डालना नहीं चाहिए मेरे ख्याल में। वो कॉटन बस्ट में लगाती हूँ मैं ये ना डॉक्टर साहब आपको अभी आंटी बताते हैं, क्योंकि अभी पीछे 5-6 कॉलर हैं हमारे साथ। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। बहुत शुक्रिया, मैं भूली नहीं अभी। ओके, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप बात कीजिए, डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं। आप अपनी एज बता दें डॉक्टर साहब को और अपना क्वेश्चन।
अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी। जी, मैं बर्मिंघम से बात कर रही हूँ। मेरा जी। मसला ये है कि मेरे पेसमेकर लगा हुआ चंद साल हुए, तो जैसे कि कल मेरा साल बाद उनने चेक मतलब करते हैं तो कैमरा लगाया था उसके ऊपर, तो उन्होंने कहा कि मेरा हार्ट जैसे 2 दफ़ा रेस अप हुआ है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इसका क्या मतलब है। और दूसरा बीटा ब्लॉकर मैं लेती हूँ तो वो कह रहे थे कि शायद डॉक्टर आपको लिखेंगे, वो आपकी डोज बढ़ा देंगे, तो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। तो मुझे कैसे मतलब है कि अपने पेसमेकर को, अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। मैं तो आपको मैं मशवरा ब्लड प्रेशर पर भी नजर रखती हूँ, तो प्लीज आपकी एज क्या है? आपकी एज क्या है? लेट 60। 60 जी, ठीक है, मैं बताता हूँ। चलें सही है जी, आपको डॉक्टर साहब करते हैं, नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों को बहुत बहुत वेलकम। बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत देर थी आते आते, आप लोगों की बहुत एब्सेंट लगी, और मगर फिर भी आप लोग आ गए, और डॉक्टर साहब की बहुत माशाल्लाह। खुशी हो रही है। मेरा एक सवाल है डॉक्टर साहब से कि कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से रिसेंटली आई हैव फिंगर्स, जहाँ फिंगर्स रहती हैं वहीं वो स्टक हो जाती हैं। तो जी। मैं इसका रीज़न पूछना चाहती हूँ। आई एम गेट worried day by day. I do so much work and as a teacher. So is any health issue involved there? जी, मैं बताता हूँ। डॉक्टर साहब इंशाल्लाह आपको बताते हैं, आप प्रोग्राम देखते रहिए। हम अपने नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो क्या क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना था। वो उसके बाल ना तकरीबन 6 महीनों से ना गिर रहे हैं, तो ब्लड टेस्ट वगैरह करवाया है और सब क्लियर है, मतलब नाइन वगैरह और विटामिन डी। तो पूछना था डॉक्टर साहब से कि उम्र क्या है? बता सकते हो? एज क्या है आपकी बेटी की? 13 साल। 13 साल, ठीक है जी। डॉक्टर साहब आपको इंशाल्लाह बताते हैं इस हवाले से भी। और हम अपने एक और जो कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। जी जी वो डॉक्टर साहब मेरे बेटे का मसला है। उनकी उम्र 12 साल है और उनको पेट में काफ़ी दर्द रहता है और सर दर्द की भी शिकायत करते हैं। 2017 में भी उनको ये प्रॉब्लम हुआ था। उनके MRI स्कैन और पेट के स्कैन वगैरह थे जो डॉक्टर ने कहा था कि क्लियर हैं। लेकिन अब कुछ अर्से से उनको दोबारा ये शिकायत 6-7 महीने से हो रही है। इम्यून सिस्टम उनका बहुत कमज़ोर लगता है, इसलिए उनको 3 दफ़ा चिकन पॉक्स हो चुके हैं, 2 दफ़ा शिंगल्स हो चुके हैं। फंगल इन्फेक्शन माउथ के अंदर उनके हो जाते हैं। अभी रिसेंटली उनके सितंबर में और अगस्त में और दिसंबर 2020 में भी उनके मुंह में फंगल इन्फेक्शन हो गए थे। और अब वेटिंग लिस्ट पे फिर डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आपको रेफर करेंगे हॉस्पिटल, और वहाँ से कह रहे थे कि आप वेटिंग लिस्ट पे हैं। फिर वहाँ से मालूम हुआ कि वो रेफरल उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि ये दूसरे बड़ों की पेशेंट हैं, और यानी टालते जा रहे हैं। अब डॉक्टर साहब कोई ऐसे बच्चा बहुत अब फ्रस्ट्रेटेड हो गया, और वो ऐसे है कि स्कूल जाना भी उसको भेजना एक स्ट्रगल होता है रोजाना, क्योंकि बहुत पेट में दर्द होता है उनके। मैं कुछ सवाल करूंगा आपसे क्विकली। आपने बोला 12 साल का लड़का है, ठीक है? जी जी जी। अच्छा ठीक है। आप और आपने बताया कि ब्लड टेस्ट हो चुके हैं? ब्लड टेस्ट वगैरह सब कुछ कर चुके हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं सब कुछ क्लियर है। डायबिटीज के लिए चेक किया है आपने? डायबिटीज का चेक हुआ है? जी जी सब कुछ हो गया। एंड दे आर ऑल नॉर्मल? जी जी। अच्छा ठीक है मैं आपको सही है डॉक्टर साहब, आपको इस सवाल से बताएं। डॉक्टर साहब एक और कॉलर हमारे साथ और उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ डॉक्टर साहब। जी 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 ठीक हो जी? जी जी बोलें। हाँ जी डॉक्टर साहब, हमारे की सारे जिस्म है ना बहुत तकलीफ है, हड्डियां ना पैरां ਦੀਆਂ ना पिन्नियां गोडियां ना बहुत दर्द होना, बहुत काफी टाइम हो गया है। तो तुम सन प्रोग्राम तकने मिलांगा, नंबर नहीं सा मिलना, आज मिले। अच्छा जी आपका कोई टेस्ट हुआ है? जी ये ब्लड टेस्ट कराए ना, आज कोई 10-15 रोज हो गए। वो भी आखने डॉक्टर से ये इसने आए नौकरी भी ब्लड टेस्ट भी कीता नहीं। हड्डियां दोवां दर्द होना, सज्जे पैर खब्बे ज्यादा होना, तो पिन्नियां बहुत ज्यादा। मैं 10 मिनट खा लेना सकनी, तरह की जिस्म में दर्द है सारे। आपकी उम्र क्या है? उम्र मेरी है 55 साल। सही है। 55 और आपको कोई और तकलीफ तो नहीं है, लाइक डायबिटीज या इस तरह की कोई और तो मसला नहीं है?
नहीं डॉक्टर साहब वो नहीं है, मैं दिन कदे को कुछ नहीं है, सर तो जी हो कुछ नहीं है, दर्द बहुत है सारे जिस्म है, जो निका निका बुखार जाटेगा ना, बहुत ज्यादा तकलीफ है, दर्द। कब से है ये तो कुछ साल कुछ हो गया, पहला ही की जंग है ना सा थोड़ा बहुत, फिर इधर दवाई शवाई मेडिकल खाने ना आराम आ गया था, उन दो जंगा ना में सारी जिस्म है ना बहुत ज्यादा तकलीफ है। आज टाइम आखे ना मेकमेंट की जाई ना खला मालिश ही करनी है, तो ने तेला नहीं मेडिकल खा का पैरासीटामोल गोली और दवाइयां आराम नहीं। सूजन तो नहीं है? सूजन तो नहीं है जी? सूजन तो नहीं है जोड़ों में? नहीं सूजन को नहीं, सूजन को नहीं। ठीक सही है, ठीक है जी। ये डॉक्टर साहब इंशाल्लाह आपको बताते हैं, आपने जो क्वेश्चन किया है इसका बताते हैं। Let's start, डॉक्टर साहब काफ़ी मेरा ख्याल क्वेश्चन आपके पास जमा हो गए हैं। Let's start with the first one। जो हमारे एक कॉलर थे उन्होंने पूछा था कि ESR और CRP बड़ा ही क्लिनिकल और बहुत ही का सवाल है, और इसका आंसर बहुत ही लंबा है और बड़ा ही नॉन स्पेसिफिक किस्म का क्वेश्चन था, तो मैं इसका एक जनरलाइज्ड एक आपको आंसर दूंगा। CRP और ESR वो टेस्ट हैं जो कि एक इन्फ्लेमेशन को, यानी कि फ़र्ज़ कीजिए किसी के जोड़ों में दर्द है या इन्फेक्शन के साइन एंड सिम्टम्स हैं या कोई जोड़ों की बीमारी है, उसमें एक आइडिया देते हैं डॉक्टर्स को कि यार ये एक इन्फ्लेमेशन कहीं हो रही है। फ़र्ज़ कीजिए कि कोई शख्स आ रहा है, उसको इन्फेक्शन है या कोई ऐसा मसला है, तो उसकी सिवियरिटी को भी जज करने के लिए CRP का टेस्ट किया जाता है, इसी तरह ESR का भी किया जाता है। तो ज़ाहिर उन्होंने और तो कुछ मुझे बताया नहीं था, तो मैं इट्स जस्ट अ साइन, एक टेस्ट है जो कि एक इन्फ्लेमेशन को या इन्फेक्शन को जज करने के लिए किया जाता है, आइडिया लेने के लिए किया जाता है बेसिकली डॉक्टर्स की तरफ से। अच्छा, उसके अलावा हमारी एक रेगुलर कॉलर हैं, उन्होंने बोला कि आई थिंक उन्होंने शायद बोला था कि नाक में या कान में ऑयल डाला जाता है, तो नाक में तो ऑयल डालने से मैं बहुत शदीद मना करूँगा। नाक में मुझे नहीं पता किसने मशवरा दिया और किस वजह से दिया, लेकिन हाँ कान में ज़रूर डाला जाता है, वो है वैक्स के लिए, लेकिन अगर वैक्स नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है ऑयल डालने की। नाफ में भी डाला जाता है मेरा ख्याल। नाफ मुझे नहीं पता कि क्यों डालते हैं। नहीं नाक नहीं, नाफ। नाफ बोला था, आई डोंट नो नाफ में। उन्होंने नाक भी बोला था, लेकिन कुछ लोग नाफ में भी डालते हैं। हाँ, लेकिन नाफ या नाक में ऑयल डालने का मुझे नहीं पता क्यों डालते हैं, लेकिन हाँ कान में ज़रूर डाला जाता है। तो अगर ड्राइनेस के लिए अगर लगा रहे हैं कहीं तो वो एक अलग मसला है, लेकिन किसी चीज़ का इलाज नहीं है ये। बाकी हाँ कान में वैक्स अगर हो जाती है तो उसमें वो हेल्प आउट करता है, वो भी एक बहुत ही अपने डॉक्टर से दिखा के करें या नर्स को दिखा के करें, बिला वजह वो भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर फ़र्ज़ कीजिए वैक्स नहीं है और आप खामखा के लिए ऑयल डाल रहे हैं तो इट कैन कॉज मोर प्रॉब्लम। सब अगले आंसर पर जाने से पहले हम क्विक कॉल एक छोटी सी लेते हैं, फिर हमारे पास टाइम होगा उसको आंसर करने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र जी। डॉक्टर साहब एक प्रॉब्लम है, मुझे दर्द है अर्थराइटिस का, घुटनों का, तो मेरे घुटने में सूजन है और अंदर भी सूजन है, बाहर भी। तो उस दिन मैं डॉक्टर के पास गई 5 हफ्ते के बाद, तो उन्होंने मशीन लगाई है, तो उन्होंने कहा कि अंदर वाटर है इसलिए तो तकलीफ है, तो उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया है। तो कोई इंजेक्शन पहला लगा है तो अभी थोड़ा सा दर्द रहा है, मगर फिर भी चंड होती है, क्या करूं? आपकी एज क्या है? मेरी एज 64 है। 64 है जी, मैं बताता हूँ। सही है जी, आपको डॉक्टर साहब इंशाल्लाह बताते हैं। डॉक्टर साहब आप उधर से मेरा कंटिन्यू करें जो पिछला हमारा तो दूसरी हमारी एक और रेगुलर कॉलर हैं, उन्होंने वो टीचर हैं और उन्होंने बड़ा एक अच्छा सवाल किया जो कि बड़ा रेलेवेंट और कॉमन क्वेश्चन है आजकल। वो है RSI का, रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी हम कहते हैं उसको। और वो ये है कि बेसिकली जो लोग आजकल, ज़ाहिर है हम लोग हर कोई कंप्यूटर यूज़ करता है, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, और उसकी वजह से हमारे हाथ और फिंगर्स की हमेशा मूवमेंट रहती है। तो रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी हम जिसे कहते हैं, वो मुसलसल हाथ को या जॉइंट्स को काम लेने की वजह से उसमें दर्द शुरू हो जाता है, बाज़ दफ़ा टिंगलिंग शुरू हो जाती है। अक्सर लोग जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, वो जो इवन डॉक्टर्स एक्चुअली नाउ डेज़ कि उनके टिंगलिंग और नमनेस फीलिंग हो जाती है द टिप ऑफ द फिंगर्स, रिस्ट में पेन, टेनिस एल्बो, ये गोल्फर्स एल्बो हम कहते हैं, ये बड़ा कॉमन इशू हो गया आजकल। बट मोस्टली दे कम अंडर RSI क्या कहता है? वो होता है रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी। सबसे पहला इसका जो हल है वो ये है कि जैसे कि उन्होंने बोला कि मैं कंप्यूटर यूज़ करती हूँ, तो ज़ाहिर है उनको शक ये है कि कंप्यूटर और कीबोर्ड उसमें चेंज कर लें। कीबोर्ड सबसे इम्पोर्टेंट, आप यू विल बी सरप्राइज्ड that a soft keyboard can get rid of all these symptoms actually.
आपकी डेस्क का हाइट कितनी होती है, आँख की हाइट, आपकी स्क्रीन की हाइट कैसी है, ये दैट कैन चेंज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एज वेल फॉर यू. सो आई थिंक आप ज़ाहिर है, आई नो दैट यू आर टीचर, तो आई थिंक यू नीड टू स्पीक टू योर वर्क प्लेस ऑक्यूपेशनल हेल्थ पीपल एंड दे कैन सॉर्ट इट आउट फॉर यू. आप एक सॉफ्ट कीबोर्ड ले लें, उससे बहुत फ़र्क पड़ जाएगा आपके RSI में. इसके अलावा ज़ाहिर है अवॉइडेंस द फर्स्ट चीज़ है, पेन रिलीफ और अदर बिट्स एंड पीसेस कैन बी डन, बट ऑक्यूपेशनल हेल्थ आई थिंक वुड हेल्प यू. दूसरे हमारे कॉलर थे, उनकी बेटी के लिए उन्होंने सवाल किया था कि शी इज़ लूजिंग है, उनके बाल बच्ची के गिर रहे हैं और तमाम ब्लड टेस्ट वगैरह नॉर्मल आए हैं. अगर उनके ब्लड टेस्ट सारे नॉर्मल आए हैं इंक्लूडिंग फुल ब्लड काउंट, लिवर, किडनी, थायराइड, फेरेटिन लेवल्स, डायबिटीज़ एंड एवरीथिंग एल्स हैज़ कम बैक नॉर्मल, और अगर फ़र्ज़ कीजिए कि बच्चे के जो बाल हैं वो मज़ीद मुसलसल गिर रहे हैं, तो ज़ाहिर है वो उसके लिए डर्मेटोलॉजिस्ट से रुजू कर सकते हैं. एक क्विक पॉइंट इसमें मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि बाज़ दफ़ा आयरन लेवल जो होता है वो बॉर्डर लाइन होता है या जस्ट नॉर्मल होता है, तो वो भी अक्सर हेयर लॉस का रीज़न होते हैं बच्चियों में, ख़ास के क्योंकि पीरियड्स वगैरह होते हैं, दे लूज़ लॉट ऑफ ब्लड एंड दे लूज़ लॉट ऑफ आयरन, एंड उसकी वजह से तो अच्छा है अगर फ़र्ज़ कीजिए कि बिल्कुल बॉर्डर पे आपका आयरन है, तो ज़रूर मेरे ख़्याल में बेहतर है कि आयरन टैबलेट ली जाएँ और उसको अच्छे सफिशेंट लेवल पे ऊपर लिया जाए, ताकि उससे भी काफ़ी चीज़ों में मदद मिलती है. बाकी अगर फ़र्ज़ कीजिए तमाम चीज़ें आयरन लेवल इज़ वे अबव नॉर्मल लेवल, दैन ऑब्वियसली डर्मेटोलॉजी रेफरल वुड बी आइडियल फॉर हर. एक और हमारी कॉलर थी, उन्होंने पूछा कि उनके आई थिंक बेटे को पेट में दर्द है और मुसलसल, और हर चीज़ उसकी जो GP साहब ने कराई है वो तमाम चीज़ें जो है नॉर्मल आई हैं. देखें, अगर एक कम उम्र बच्चे को पेट में दर्द की शिकायत, अगर कोई ऑब्वियस रीज़न नहीं है लाइक कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ या इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, या खाने की कोई इंटॉलरेंस नहीं है, फ़र्ज़ कीजिए कि दूध, चीज़, किसी भी चीज़ की इंटॉलरेंस आप ये भी आप चेक कर लें अगर आपने नहीं की तो. अगर ब्लड टेस्ट वगैरह सब नॉर्मल आए हैं, सीलिएक डिज़ीज़ का टेस्ट करा लें, स्टूल का सैंपल टेस्ट कराते हैं वो करवा लें, तो उससे कम से कम ये पता चल जाता है कि कोई इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम तो नहीं है बाउल्स में. तो अगर फ़र्ज़ कीजिए कि तमाम कोई एलर्जी भी नहीं है, कोई कॉन्स्टिपेशन भी नहीं है, हर चीज़ सब ठीक है, बच्चा ग्रोथ भी सही कर रहा है, तो मेरे ख़्याल में उसके लिए फिर स्कैन करा लिया जाए, या तो आपका GP ख़ुद करा सकता है या आपको रेफ़र कर सकते हैं पीडियाट्रिशियन के पास. लेकिन ज़्यादातर बच्चों में बहुत सीरियस इश्यूज़ नहीं होते हैं. इंटॉलरेंस का प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम ज़्यादातर होता है, तो अगर फ़र्ज़ कीजिए कि नहीं देखा है तो इसकी तरफ भी रुजू करें और इसको भी देख लें. एक हमारी कॉलर थी, उन्होंने क्वेश्चन किया अबाउट एक्स एंड पेन्स, उनके पूरे जिस्म में दर्द होता है सूजन के बग़ैर, और उनकी शायद एज थी 55 साल की. तो देखें, पूरे जिस्म में दर्द होने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, और टायर्डनेस के साथ अगर फ़र्ज़ कीजिए होता है तो उसकी भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं. और इसमें सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि देखा जाए कि अगर सूजन नहीं है, ब्लड टेस्ट, पता नहीं उन्होंने मुझे नहीं याद कि उन्होंने बताया था कि ब्लड टेस्ट कराएं नहीं कराएं, उनका मेरा ओके हैं सारी चीज़ें. अच्छा, तो अगर ब्लड टेस्ट वगैरह अगर नॉर्मल आते हैं आपके, तो एक्सरे करा लें. अगर कोई फ़र्ज़ कीजिए एक जॉइंट है जो ज़्यादा सूजता है या पेन ज़्यादा होता है, उसके एक्सरे करा लें, उससे एक आइडिया हो जाएगा कि क्या मसला है. लेट्स से आपके जिस्म में आर्थराइटिस या जॉइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस का शिकार नज़र आ रहा है, तो उसके लिए एक्सरसाइजेज़, लाइफस्टाइल चेंजेस वगैरह बहुत ज़रूरी है. विटामिन D भी एक कराना बहुत मैं मशवरा दूंगा कि अपना करा लें, क्योंकि एशियन कम्युनिटीज़ में और बहुत ज़्यादा जो है ना विटामिन D की कमी है. और जी राइट डॉक्टर साहब, अभी हम एक छोटे से वक्फे पर जाएंगे और उसके बाद जब दोबारा आएंगे तो इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे. नाजरीन, आप इस वक्त जो प्रोग्राम हमारा है सेहत है ज़िंदगी, उसका सेगमेंट देख रहे हैं आसिक जीबी. इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिएगा. नाजरीन, प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में के सेगमेंट आज के GP में एक दफ़ा फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ. ब्रेक पर जाने से पहले हम अपने जो कॉलर्स थे उनके सवालात के जवाब दे रहे थे डॉक्टर साहब, और अभी भी आप अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो इस वक्त हमारे बराह रास्त नशर होने वाले प्रोग्राम में आप कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं. लेकिन सिर्फ ये जहन में रखें कि सवाल सेहत के मतलब हो, मुख्तसर हो और जामे हो. अगर आपके पास आपकी इस जो भी क्वेश्चन है उसकी मेडिकल हिस्ट्री हो तो वो भी डॉक्टर साहब के साथ शेयर करें.
वो फिर मज़ीद आसानी हो जाती है आपको आपके सवालात के जवाबात देने में। डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है अभी जवाब कंप्लीट नहीं हुए थे, कुछ जो लोग रह गए हैं आप प्लीज़ उनका आंसर कर दीजिए, फिर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ, हमारी एक कॉलर थी जिन्होंने एक सवाल किया, और ये बहुत सारे लोगों का भी सवाल है एक्चुअली, और बहुत दफ़ा लोग पूछ चुके हैं हमसे कि जनरलाइज एक्स एंड पेन्स, यानी पूरे एक जनरल एक्स एंड पेन्स इन द जॉइंट्स एंड विदाउट स्वेलिंग एंड सम टायर्डनेस एज वेल। तो मतलब थकावट का होना और जोड़ों में दर्द का होना, उनको काफ़ी अरसे से जोड़ों में स्वेलिंग नहीं होती है, तो आखिर क्या वजह है? सबसे पहली चीज़ उसके लिए हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या अचानक शुरू हो गया कोई ये मसला, या ये ग्रेजुअल हो रहा है? ज़्यादातर लोगों का ग्रेजुअल होता है, आहिस्ते आहिस्ते शुरू होता है, सालों से हो रहा है। उसमें हम इस तरह डिवाइड करते हैं कि अगर किसी को एक्स एंड पेन्स मुसलसल इतने अरसे से हो रहे हैं और सूजन नहीं है, तो हम उसके लिए ब्लड टेस्ट एक बोलते हैं कि जनरल MOT करा लें, जनरल ब्लड टेस्ट करा लें। और उसमें बहुत अहम है, ख़ास के एशियन पॉपुलेशन में, बल्कि सबके लिए मैं तो कहूँगा कि विटामिन D का ज़रूर लेवल करा लें अपना। उसके साथ साथ तमाम दूसरे जो जनरल ब्लड टेस्ट, कॉमन ब्लड टेस्ट होते हैं वो भी करा लें। इवन मैं तो कहता हूँ डायबिटीज़ वगैरह भी चेक करा लें, तो वो एक ब्लड टेस्ट करा लें। उससे सिचुएशन साफ़ हो जाती है कि आया किसी चीज़ की कमी है या नहीं है। उसके अलावा जी मेरा ख्याल डॉक्टर साहब इसको हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ 2 कॉलर मौजूद हैं, उनका भी क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Is it possible to speak to the doctor? Yeah, he is listening to you. You can ask the question. Okay. I just want to tell the doctor that every morning I get anxiety and panic attacks, and I'm just quite concerned because before it was just I used to have anxiety every morning and my breathing played up and everything. Then after that I had like stomach pains, and then I went to the doctor. They done a scan on my stomach. Yeah. And it was normal, but now just every morning it's just like I have panic attacks, anxiety and everything. Okay. But in the evenings I'm okay, there's no problem, but then it starts all over again in the morning. So Okay. I just want to know, Yeah, I you know, need to. what advice you can give me. Sure. I just need to ask you a few questions. Is that all right? Sorry? I need to ask you a few questions. Is that okay? Okay, yeah. Yeah. So how old are you? I'm 39. You're 39. Do you work? No. You don't work. Okay. And what's the social situation? Are you married? Are you single? I'm married, yep, I'm married. Okay. Do you suffer from with anxiety? Do you suffer from any depression as well, or any other? No, I don't. Do you have kids? Yeah, I have 2 kids. 2 kids. And how is everything there? Everything okay? Yeah, everything's fine, and yeah. So, I mean, you said that you have anxiety and panic disorder. How long you got it for? Well, last year, I've never had it in my life before. Okay. Yeah, I've never had it in my life before. But last year, I mean not last year, the year after, when it was lockdown, I used to have panic attacks every morning, and anxiety as well, and I couldn't control it. But then it calmed down. But now it's just like every morning that I just have anxiety and panic attack, and then in the evenings I'm okay, it's not a problem. Then in the morning it starts all over again. Have you done anything about it? I went to the doctors and I told them they've given me some tablets to do a course. I'm doing that at the moment, and that's not helping at the moment. I'll give you a general idea, but I just want to quickly ask you, do you think, is there any triggering factor? Because or is just a generalized environment which caused it, or something happened in your life which triggered it? No, it's just that because this is my second marriage, and because I got divorced in my first marriage, so I don't think it's because of that. Okay, no worries. All right. I'll come back to you. Thank you very much for your question. डॉक्टर साहब हमारे साथ कुछ कॉलर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और उनसे भी पूछते हैं कि वो आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब से बात हो सकती है? जी डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं, प्लीज़ आप क्वेश्चन कीजिए डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुझे अपनी आंटी के बारे में आपसे पूछना था कि उनकी सेहत काफ़ी इन दिनों ख़राब हो गई है। पहले तो उनका सोडियम लेवल काफ़ी लो हो गया था, तो वो हॉस्पिटल रही, लेकिन जब घर वापस आए तो फिर भी उनकी सेहत काफ़ी ख़राब रही। उनको भूख नहीं लगती, नींद भी नहीं आती और थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है। तो शुगर भी उनको है और ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी 3 साल पहले। तो अब सेहत उनकी काफ़ी फिर से ख़राब हो रही है और मुँह में टेस्ट भी नहीं किसी चीज़ का लगता, कड़वाहट काफ़ी ज़्यादा हो गई है मुँह में। उनकी एज क्या है? उनकी एज 62 है। 62 है। तो यकीनन वो स्पेशलिस्ट के अंडर होंगी।
जी जी, डॉक्टर ने उनको दोबारा ब्लड का कहा हुआ है, लेकिन पहले वो हॉस्पिटल रह के आई थी तो उस वक्त उनका ब्लड चेक होता रहा तो सोडियम लेवल काफ़ी लो हो गया था, जिसकी वजह से सेहत खराब थी। लेकिन फिर जब उन्होंने डिस्चार्ज किया तो कह रहे थे कि नहीं अब तो उनका लेवल ठीक है, लेकिन सेहत फिर भी उनकी ठीक नहीं हो रही। देखिए, इसमें सोडियम लेवल नीचे होने की, और जैसे आपने बताया उनकी हॉस्पिटल में एडमिशन हुआ है, यकीनन इट मस्ट बी अ कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री, डायबिटीज़, किडनी इश्यूज़ या कोई इस तरह की चीज़। जी जी, डायबिटीज भी उनका है और हार्ट सर्जरी भी उनकी हुई थी, कोलेस्ट्रॉल भी उनको है और डिप्रेशन भी काफ़ी फील कर रही है कि सर में दर्द है, ज़हनी कमज़ोरी होगी है, नींद नहीं आती। जी ठीक है। देखिए, मैं ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स केस है, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको कुछ एडवाइस देने की कोशिश करूंगा। आई कांट हेल्प यू इन स्पेसिफिकली ऑन दैट सब्जेक्ट, बट आई लेट यू नो। थैंक यू। ऑलराइट जी, डॉक्टर साहब हम अपने अगले कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Doctor, I just want to ask you a question. I've got the carpal tunnel. I had this tumor for over nearly 2 months, and it's not getting better. It's still the same. Carpal tunnel. Says, well, should be okay. I've got operation done on the carpal tunnel. Both or one hand? One hand, one just the index finger, and the center finger, and the thumb. Do you work? No, I don't work now. I'm 70 years old. 70 years old. So have you? Okay, fine. I'll come back to you. How do we manage carpal tunnel? ऑलराइट जी, हमारे साथ हमारे और एक कॉलर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये डॉक्टर साहब से मैं बात कर रहा हूँ? जी जी, आप डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं, आपको डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, आप बात कीजिए। जी जी, अच्छा, मेरा बेटा और मेरी बहू आज 9 दिन हो गए हैं डॉक्टर साहब। जी 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 9 जी दिन हो गए हैं, बुखार नहीं जान छोड़ रहा, बिल्कुल बहुत कमजोर हो चुके हैं। वो तो अलग अलग रूम में है जी। तो प्लीज, बुखार बहुत ज्यादा, बिल्कुल खाते पीते नहीं है। तो मैं दिन ऐसे ही बस आज करूंगा बहुत दिन गुजर गए, 8 दिन गुजर गए हैं। आप बताएं प्लीज, मैं अपने डॉक्टर से इमरजेंसी रिव्यू करूं या क्या करूं? ब्रीथ की अभी प्रॉब्लम नहीं है, बेटे को, बहू को है। इनका कोविड का चेक हुआ? जी बिल्कुल, बहू को कोविड हुआ जी। तो अच्छा, कोविड की वजह से, अच्छा ठीक है, कोविड पॉजिटिव है उनका, बहू का जी। और हाँ जी, आपके बेटे का? बेटे का नहीं है। सही है, ठीक है। लेकिन उसको बुखार इतना हो गया, इतना बिल्कुल खाता पीता नहीं है। बेटे का जरूर टेस्ट दोबारा करा लें, अगर पीसीआर कराएं उसका। बहू का कैसे डायग्नोज किया था आपने? वो जो टेस्ट सेंटर में गया था। बेटे का आपको दोबारा कराना पड़ेगा, मोस्ट प्रोबेबली उसको भी कोविड हो सकता है, अगर दोनों को एक ही तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं। बट आई लेट यू नो, मैं आपको बताता हूँ इसका। ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। डॉक्टर साहब, आपके पास मेरा ख्याल है फिर काफ़ी माशाल्लाह सवाल इकट्ठे हो गए। जी हाँ, मैं ये 7 मिनट हैं बिल्कुल, मैं क्विकली सबसे पहले जो लास्ट कॉलर थे उनका मैं टच करूँगा, क्योंकि कोविड रिलेटेड क्वेश्चन है। ये इसलिए ज़रूरी है कि ये इट जस्ट शोज़ अस कि कोविड जो है अभी भी ज़िंदा है और लोगों को हो रहा है। तो इस कॉलर से हमें इनकी बात से ये समझने की ज़रूरत है कि एक आगाही के लिए मैं एक मशवरा दूंगा कि कोविड अभी भी लोगों को हो रहा है, ये गया नहीं है। जैसे कि उन्होंने बताया कि उनके बहू को भी और बेटे को भी हुआ है, और जो बेटे के उन्होंने सिम्टम्स बताए हैं, यकीनन हो सकता है टेस्ट नेगेटिव आया हो, लेकिन बाज़ दफ़ा इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो लंबा हो जाता है, 6-7 दिन बाद भी पॉजिटिविटी आती है। लेकिन जो सिम्टम्स बता रहे हैं, साथ में बहू को हुआ है, मुझे यकीन है मोस्ट प्रोबेबली उनके बेटे को भी कोविड ही होगा। बुखार बहुत ज़्यादा है उनके पास, तो मेरा मशवरा ये होगा कि बुखार के लिए पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन रेगुलरली दें उनको, और जो भी टेम्परेचर लोअर करने के लिए जो मेजर्स होते हैं वो ज़रूर करें। और अगर फ़र्ज़ कीजिए कि टेम्परेचर उसके बावजूद भी लोअर नहीं हो रहा, तो उनको एम्बुलेंस कॉल करनी चाहिए और उसको वो बताएं कि कोविड पॉजिटिव है, और वो उसको डील करने की कोशिश करेंगे। तो ये मैं समझता था कि शायद ये पहले हम टच करें इसको। इसके अलावा काफ़ी सारे कॉलर्स थे जिनको मैं बारी बारी जवाब देने की कोशिश करूँगा। मैंने शायद हम मिडल में थे जब एक कॉलर थी हमारी, उन्होंने पूरे जनरलाइज बॉडी के पेन और टायर्डनेस के बारे में पूछा था। उनके लिए मेरा मशवरा मैंने जैसे बताया कि अपना विटामिन डी लेवल वगैरह ज़रूर करा लें। एक जो बहुत एक बड़ा एक यूनिक इशू भी होता है, बाज़ दफ़ा एंग्जाइटी और डिप्रेशन की वजह से भी हमारे बॉडी में एक्स एंड पेन, जनरलाइज एक्स एंड पेन्स होते हैं। तो मैं सिर्फ इस चीज़ को इसलिए टच कर रहा हूँ कि बाज़ दफ़ा हम जिस्म के अंदर दूसरी चीज़ों को, कमियों को तो ज़रूर सोच रहे होते हैं, लेकिन हम उस तरफ नहीं देखते, और इसके बेस्ट जज आप होते हैं। तो यकीनन ब्लड टेस्ट वगैरह कराएं, तमाम चीज़ें कराएं, लेकिन इस तरफ भी देखें। आर्थराइटिस के एक हमारे क्वेश्चन था, एक हमारे
कॉलर थे, उन्होंने पूछा कि ही 64 एंड उनको नी जॉइंट में आर्थराइटिस है और वो पानी भी जमा हो जाता है। आर्थराइटिस किसी भी जॉइंट में हो सकता है और बड़े जॉइंट्स में यानी नी या एल्बो वगैरह में अगर बहुत शिद्दत से हो जाए तो उसमें एक फ्लूइड सिक्रीशन होती है जो कि एक जॉइंट की एक नेचुरल वे ऑफ इन्फ्लेमेशन के रिज़ल्ट में होती है और वो भी होती है। उसमें अगर माइल्ड है, थोड़ी सी कम है, तो वो रेस्ट करने से या कोई भी ग्रिपर पहनने से या नी सपोर्ट पहनने से कम हो जाती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो तो उसको निकालना पड़ता है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन फिजियोथेरेपी, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन एक्सरसाइजेज, पेन रिलीफ, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नी रिप्लेसमेंट। सो ये 3 चीज़ें उनके लिए क्विक आंसर होगा। हमारी एक पेशेंट थी, उन्होंने बताया कि उनको एंग्जाइटी और पैनिक का इशू हो रहा है। शी इज़ ओनली 39 ईयर्स ऑफ एज। देखें, उनको सिर्फ मॉर्निंग में होता है, उन्होंने दवाइयाँ तो ली हैं, लेकिन मैं उनको बहुत इंपॉर्टेंटली बोलूँगा कि आप प्लीज़ काउंसलिंग की तरफ जाएं एंड हाउ टू मैनेज एंग्जाइटी एज वेल। लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, टैबलेट्स कैन नॉट जस्ट मैनेज एंग्जाइटी। एंग्जाइटी इज़ रिलेटेड टू सर्टन इश्यूज और you know anxiety is normal, but if it's happening so much, then breathing exercises, counseling, different therapies are available. So मैं उनको काउंसलिंग का मशवरा ज़रूर दूंगा कि वो करें और उससे फ़ायदा होगा उसको। हाउ शी मैनेजेस। एक हमारी कॉलर थी, उन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था उनका सवाल, जो कि मैं शायद आंसर ना कर सकूँ, कि आंटी के सिलसिले में था जिनको सोडियम का इशू था, टायर्डनेस का इशू था, शी इज़ डायबिटिक, शी इज़ गॉट हार्ट इशू, शी इज़ गॉट लिपिड इज़ हाई। आई थिंक ऐसे पेशेंट जो हैं वो हॉस्पिटल के अंडर केयर होते हैं। मैं पूरी हिस्ट्री और चीज़ें देखे बगैर बता नहीं सकता, लेकिन जितने भी उन्होंने मसले बताए हैं वो ज़्यादातर इंटर रिलेटेड थे, या तो डायबिटीज़ से या उनकी दवाइयाँ, क्योंकि ऐसे लोग बहुत सारी दवाइयों पे होते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे भी सोडियम लेवल वगैरह लो होता है। लेकिन यकीनन उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने जीपी से रुजू करें जिसके पास पूरे नोट्स हों और वो आपको रेलेवेंट इश्यूज बता सकते हैं। दूसरे हमारे पेशेंट थे, कार्पल टनल का, उन्होंने बताया कि उनको कुछ हफ्तों से हुआ है। कार्पल टनल बेसिकली नर्व जो होती है ना आपके रिस्ट में इम्पिंज हो जाती है काम से या सोने से या किसी और वजह से, और नमनेस ऑफ फिंगर में टिंगलिंग शुरू हो जाती है और वर्किंग में इश्यूज़ होते हैं। उसके लिए फ़र्स्ट मैनेजमेंट तो ज़ाहिर है, कोई अगर ट्रिगरिंग फैक्टर है तो उससे बचें। रिस्ट स्प्लिंट हम पहनने का बोलते हैं, रात में आप रिस्ट स्प्लिंट पहने, कहीं से भी ख़रीद सकते हैं, फार्मेसी से, टेस्को से, हर जगह से, वो पहने रात में ताकि मुड़े नहीं रिस्ट, उससे भी बहुत फ़ायदा होता है। इसके अलावा फिजियोथेरेपी भी इस फ़ायदेमंद है, और इसके अलावा अगर ये तमाम चीज़ें फ़ेल हो जाएँ तो एक छोटा सा ऑपरेशन होता है, वो भी उसमें कारआमद साबित होता है। बेसिकली जो एक हमारे जो कॉलर्स के पास जो टायर्डनेस के और जॉइंट के पेन्स के इश्यूज़ बहुत सारे सवाल आते हैं, तो मैं क्विकली, हमारे प्रोग्राम में ख़त्म होने का टाइम भी हो गया, उसमें मैं ये बताऊंगा कि इसमें 2 इश्यूज़ हैं, एक साइकोलॉजिकल भी होता है, एक फिजियोलॉजिकल भी होता है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम कॉन्स्टेंटली अपने जिस्म में कमियों को तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा साइकोलॉजिकल इशू होता है, जैसे कि कॉलर थी जिन्होंने एंग्जाइटी का इशू बताया, तो ये बाज़ दफ़ा इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। राइट, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमारे नाजरीन को और हमारे जो कॉलर हैं उनको हस्बे ममूल आपने माशाल्लाह जो अपने मशवरों से मुस्तफ़ीद किया। नाज़रीन, आपने ये प्रोग्राम देखा, आप इसका फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले हफ़्ते अगले संडे को हम इसी प्रोग्राम के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तो आपका कोई भी सवाल हो तो हमसे लाजमी पूछिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान रिजवान अरशद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।